अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। देखिए, अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं वो आधुनिक विचारों से मेल नहीं रखते। नागरिकता आधुनिक समय में किसी देश की संप्रभुता में भागीदारी होती है, किंतु अरस्तु ने तत्कालीन समय में नागरिकता को अलग ढंग से परिभाषित किया है। वह राज्य में उन्हीं नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है जिनके पास अवकाश होता है। अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रकाशित किए हैं। उसने राज्य को नागरिकों का एक समुदाय कहा है। नागरिकता की क्या शर्तें एवं योग्यताएं हैं और नागरिकों के प्रमुख कार्य क्या हैं आदि विवरण उसके युग की यूनान की संवैधानिक प्रणालियों से प्रभावित है। अरस्तु का नागरिकता संबंधी विवरण आधुनिक युग में प्रचलित नागरिकता संबंधी विचारों से मेल नहीं रखता। जैसा मैंने अभी बताया, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार आधुनिक राज्यों में प्रचलित विचारों से अलग हैं और अरस्तु राज्य को नागरिकों का एक समुदाय मानता है। वास्तव में राज्य है भी नागरिकों का एक समुदाय। नागरिकता की परिभाषा अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचारों को नकारात्मक रूप से प्रारंभ किया है, अर्थात उसने सर्वप्रथम यह बताया कि किस श्रेणी के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते और उसके बाद उसने लोकतंत्र शासन के संदर्भ में नागरिकता की परिभाषा दी है। अरस्तु बताता है कि केवल राज्य में निवास के कारण अथवा किसी नागरिक की संतान होने के कारण अथवा कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार अरस्तु ने निवास, वंश एवं कानूनी अधिकारों को नागरिकता का अधिक आधार स्वीकार नहीं किया है। जैसा आधुनिक राज्यों में होता है कि नागरिकता का आधार वंश अर्थात उसी राज्य में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता उसी राज्य के हों, निवास अर्थात वो उसी राज्य में निवास कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, या उस राज्य में उसे कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हों, ऐसे व्यक्ति को आधुनिक समय में नागरिकता दी जाती है किसी राज्य के द्वारा। किंतु अरस्तु ने इस प्रकार नागरिकता की योग्यताएं स्वीकार नहीं की हैं और उन्होंने जो नागरिकता संबंधी विचार दिए हैं वो केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में दिए हैं, जिन्हें वो पॉलिटी कहते हैं। विद्यार्थियों को ये याद होना चाहिए कि अरस्तु मध्यम मार्गी हैं, प्लेटो की तरह अतिवादी नहीं हैं, इसलिए अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। हमने पिछले वीडियो में अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों में ये पढ़ा था। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के न्याय प्रशासन के कार्य में अथवा सभा के सदस्य के रूप में विधि निर्माण के कार्य में भाग लेता है अथवा इन दोनों कार्यों को करता है। अरस्तु की इस परिभाषा के अनुसार यह विदित होता है कि अरस्तु नागरिकता उसी व्यक्ति को प्रदान करता है जो राज्य के शासन कार्य में अर्थात विधि निर्माण के कार्य में या न्याय प्रशासन में भाग लेता है। तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जिसके पास अवकाश है और वह राज्य के प्रशासन में या राज्य की संप्रभुता में भागीदारी की जिम्मेदारी लेता है, वही व्यक्ति अरस्तु की दृष्टि में नागरिक है। नागरिक केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो विधि निर्माण के कार्य में एवं न्यायिक कार्य में सक्रिय भाग लेता है। दूसरा,
उपरोक्त दोनों कार्य राज्य की प्रभुसत्ता की के अनिवार्य कार्य हैं। अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा तत्कालीन यूनान की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रसंग में प्रस्तुत की है। ये तीनों चीज़ें इस परिभाषा से विदित होती हैं कि नागरिक वही व्यक्ति बनेगा जो विधि निर्माण के कार्य में अर्थात राज्य की संप्रभुता में भाग लेगा। ये विद्यार्थी याद रखेंगे कि राज्य के 4 निर्माणकारी तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। जब ये 4 तत्व मिलते हैं तब राज्य का निर्माण होता है। और राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह संप्रभुता है। संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो अपने आप की सुरक्षा करती है, अपने नागरिकों की सुरक्षा करती है, जो राज्य के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। राज्य की संप्रभुता राज्य में निवास करने वाले लोगों के शरीर की संप्रभुता का योग होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है। जब अपने शरीर के इस स्वामित्व को राज्य को देता है तब राज्य का निर्माण होता है, तब राज्य की संप्रभुता का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। अर्थात राज्य की संप्रभुता राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के शारीरिक संप्रभुता का योग होता है। इसलिए नागरिक वही व्यक्ति होता है जो राज्य की संप्रभुता में भाग लेता है, क्योंकि राज्य की संप्रभुता उन्हीं व्यक्तियों के शरीर की संप्रभुता है। इसलिए नागरिक हर समय, आधुनिक समय में भी, और अरस्तु ने चाहे अवकाश को नागरिकता की शर्त माना हो, लेकिन नागरिक होता ही वही व्यक्ति है जो राज्य की संप्रभुता में जिसकी भागीदारी होती है। अरस्तु के विचार तत्कालीन यूनान की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रस्तुत किए गए थे, अर्थात उनके समय के ये विचार हैं। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा की विशेषताएं: सीमित नागरिकता का पक्षधर, वह राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहता। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता देने का समर्थक है जो उसकी दृष्टि में नागरिक कार्यों को अर्थात शासन में भाग लेने वाले कार्यों को करने में समर्थ हैं। वह नागरिकता को राज्य के गौरव में भागीदारी अर्थात राज्य का गौरव होता है राज्य की संप्रभुता। वह नागरिकता को राज्य की संप्रभुता में भागीदारी मानता है। अरस्तु का कथन है कि नागरिकता का अर्थ राजनीतिक अधिकार और कर्तव्यों से है, अर्थात जो व्यक्ति राज्य की संप्रभुता में भाग लेगा उसी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। तो अरस्तु सभी व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानता, वे केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिक मानता है जिनके पास अवकाश होता है और वो राज्य के प्रशासन में भाग लेते हैं। दूसरा है नागरिकता की प्रकृति संविधान की प्रकृति पर निर्भर। अरस्तु ने नागरिकता की जो परिभाषा दी है वह उसके लोकतांत्रिक राज्य के संदर्भ में है। उसका मत है कि विभिन्न प्रकार के संविधानों के संदर्भ में नागरिकता के गुण व योग्यताएं भिन्न होती हैं। अतः सभी संविधानों के प्रसंग में नागरिकता की एक सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र आदि में नागरिकता के लिए जो गुण व योग्यताएं स्वीकारी जाएंगी वे परस्पर भिन्न होंगी। सभी संविधान अपनी आवश्यकता के अनुसार ही नागरिकता का अधिकार देना चाहते हैं। अरस्तु ने, जैसा अभी हमने बताया आपको, कि केवल लोकतांत्रिक राज्य के लिए अपनी परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों, उन्होंने क्या है, संविधान और राज्य में अंतर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जैसा राज्य, जिस प्रकृति का राज्य होगा, जहाँ जैसी शासन प्रणाली होगी, वहाँ नागरिकता की शर्तें अलग होंगी। तीसरा, नागरिकता के लिए योग्यताएं कि कौन व्यक्ति अरस्तु के राज्य का नागरिक होगा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि
व्यक्ति में शासन करने की योग्यता के साथ ही शासित होने के गुण भी होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति अरस्तु के राज्य का नागरिक होगा जो शासन कार्य में भाग भी ले सके और शासन करने की योग्यता भी रखता हो, अर्थात उसको दोनों गुणों की समझ हो। ऐसा व्यक्ति अरस्तु का नागरिक होगा। दूसरा, नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है। व्यक्तिगत संपत्ति होने पर ही वह इतना अवकाश प्राप्त करता है कि राज्य कार्य में निष्ठापूर्वक भाग ले सके। अरस्तु ने निजी संपत्ति की सीमा लगाई है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होगी उसके पास अवकाश होगा, और यदि उसके पास अवकाश है तो वह राज्य के शासन कार्यों में भाग लेगा, क्योंकि निष्ठापूर्वक लेगा। कारण कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह निष्ठापूर्वक राज्य की नीतियों को बनाने में भाग लेगा, और ऐसा व्यक्ति अरस्तु की नज़र में नागरिक होगा। नागरिक होने के लिए नैतिक एवं बौद्धिक योग्यताएं भी होनी चाहिए, अर्थात उसे सद्गुणी होना चाहिए। अरस्तु चूँकि आदर्शात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं, और आदर्श के लिए वे चाहते हैं कि एक अच्छे राज्य के लिए व्यक्ति में नैतिक गुण और बौद्धिक योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात वह सद्गुणी होना चाहिए, तभी एक अच्छे राज्य की प्राप्ति की जा सकती है। राज्य के लिए सद्गुणी व्यक्ति अच्छी नीतियों का निर्माण करेगा। चौथा, जिसकी राज्य के कार्य में रुचि हो उन्हें ही नागरिक बनाया जाना चाहिए। अरस्तु उन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देना चाहता है जो राजकीय कार्यों में भाग लेने की रुचि रखते हों। चौथा, नागरिकता के लिए अयोग्यताएं। अरस्तु ने कुछ अयोग्यताएं बताई कि कौन व्यक्ति अरस्तु के राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। पहला, दास वर्ग के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते। अरस्तु दास वर्ग के व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानते हैं क्योंकि वे सजीव संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। अपन अरस्तु के आगे दास संबंधी विचार पढ़ेंगे तब इस बात को समझेंगे कि अरस्तु दास वर्ग के व्यक्तियों को नागरिकता क्यों प्रदान नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि इनके पास इतनी समझ नहीं होती। दूसरा, न इनके पास निजी संपत्ति होती है, स्वयं ही मालिक के नियंत्रण में रहते हैं और उसी की बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए और इनके पास अवकाश नहीं होता, इसलिए दास वर्ग के व्यक्ति को नागरिक नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, संपत्ति के उत्पादन के प्राकृतिक साधनों को अपनाने वाले व्यक्ति संपत्ति के उत्पादन के अप्राकृतिक साधनों को अपनाने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते। अरस्तु जैसे व्यापारी, सूदखोर आदि जो अधिक मुनाफा या सूदखोरी करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को अरस्तु नागरिक नहीं मानता क्योंकि उनकी संपत्ति अर्जन करने का तरीका अप्राकृतिक है। तीसरा, श्रमिक, कारीगर, शिल्पी आदि नागरिक नहीं हो सकते। जो अरस्तु ने अपने राज्य के 6 वर्ग बताए उनमें से एक श्रमिक, कारीगर और शिल्पी आदि को नागरिक नहीं माना है क्योंकि इनके पास अवकाश नहीं होता है। चौथा, ऐसे व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकते जिनके माँ बाप किसी अन्य राज्य में रहते हों और उनका जन्म भी विदेश में हुआ हो। अरस्तु ऐसे व्यक्ति को भी नागरिक नहीं मानते जिनके माँ बाप अन्य राज्य में रहते हैं और जिनका जन्म विदेशी राज्य में हुआ है। चौथा, राज्य से निकाले गए व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकते। जिन्हें राज्य से निकाल दिया गया राजद्रोह के अपराध में, उन्हें अरस्तु नागरिकता नहीं दे सकता क्योंकि नागरिकता की शर्तों में भी यही है कि केवल वही व्यक्ति उसके नागरिक बनेंगे जिनके पास अवकाश होगा, और जिनके पास अवकाश होगा वही राज्य के शासन कार्यों में भाग लेंगे। तो जो राज्य से देशद्रोह में निकाल दिए गए हैं वो तो नागरिक हो ही नहीं सकते। अगला है, राज्य में रहने वाले किसी विदेशी को भी नागरिक नहीं माना जाएगा क्योंकि वह दूसरे राज्य का नागरिक है, तो उसे नागरिक कैसे माना जा सकता है। किसी नागरिक की संतान होने से भी नागरिकता नहीं मिल सकती।
जब तक कि वह नागरिक कार्यों को करने की योग्यता नहीं रखता हो। अरस्तु ने जो वर्तमान राज्यों में नागरिकता दी जाती है कि किसी नागरिक की संतान होने पर स्वतः ही उस देश की नागरिकता उसे मिल जाती है, किंतु अरस्तु ने कहा कि मेरे राज्य में ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता नहीं मिलेगी, मेरे राज्य में तो उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो राज्य के शासन कार्यों में भाग लेते हैं। अगला उन्होंने कहा, स्त्रियों एवं बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि वह बौद्धिक शक्ति में हीन होते हैं। अरस्तु ने स्त्रियों व बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं की है। अरस्तु, क्योंकि कोई भी विचारक अपनी तत्कालीन परिस्थितियों का शिशु होता है, तो अरस्तु चाहे भले ही वैज्ञानिक पद्धति के प्रणेता हों या अपने अध्ययन में वैज्ञानिकता का प्रयोग करते हों, चाहे वो आगमनात्मक पद्धति को अपनाते हों, लेकिन प्रत्येक विचारक अपने युग की परिस्थितियों का शिशु होता है। तो अरस्तु भी अपने युग की परिस्थितियों के शिशु थे और वो केवल नागरिकता उन्हीं को देना चाहते थे जिनके पास अवकाश है। तो बच्चे शासन कार्यों में भाग लेना जानते नहीं हैं, इसलिए उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और स्त्रियों को भी वो ये मानते थे कि वो उनमें पुरुषों के समान विवेक नहीं होता और अवकाश नहीं होता उनके पास, वो घर के कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, तो इसलिए स्त्रियों और बच्चों को भी नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं। वृद्धों को भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वह शारीरिक दृष्टि से हीन होते हैं और राजकीय कार्यों में भाग नहीं ले सकते हैं। इन सभी बातों से अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के संबंध में हमें यह ज्ञात होता है कि अरस्तु उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं जिनके पास अवकाश होता है, जो राज्य के कार्यों में, राज्य के प्रशासनिक कार्यों में, राज्य के न्यायिक कार्यों में, विधि निर्माण के कार्यों में भाग लेते हों और जिनके पास निजी संपत्ति हो आदि। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति हैं उनको वह नागरिक नहीं मानता। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना। पहला है, आधुनिक राज्यों में अमान्य। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में पूर्णतः अमान्य है। आधुनिक राज्यों में नागरिकता का संबंध उसमें प्रचलित शासन प्रणाली से नहीं होता। इन राज्यों में स्थायी निवास, जन्म के आधार पर सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को नागरिकता प्राप्त होती है, अर्थात आधुनिक राज्यों में एक बहुत बड़े जनसमूह को नागरिकता का दर्जा प्राप्त होता है। इसके विपरीत अरस्तु ने विभिन्न शासन प्रणालियों के संदर्भ में ही नागरिकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। उसका समस्त विवरण मुख्यतः प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में ही उपयुक्त था। दूसरा है, अति संकीर्ण दृष्टिकोण। अरस्तु ने, जैसा हमने अभी नागरिकता संबंधी विचार पढ़े थे, उससे विदित हुआ कि अरस्तु नागरिकता एक विशेष वर्ग का अधिकार, अरस्तु के राज्य में नागरिकता एक विशेष वर्ग का अधिकार बन जाती है। वह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखने के लिए जो तर्क देता है वह अबौद्धिक हैं। उनका यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्त्रियों का बौद्धिक स्तर निम्न होता है अथवा जो श्रम करते हैं वे मानसिक स्तर से हीन होते हैं। जबकि इनके गुरु प्लेटो ने आदर्श शासक स्त्री को भी माना है। यदि उनकी शिक्षा प्रणाली में निपुण यदि कोई स्त्री है तो भी उसका आदर्श शासक बन सकती है। जबकि अरस्तु ने स्त्रियों को शासन प्रणाली तो दूर, उनको नागरिकता से ही दूर रखा है। इसलिए अरस्तु का यह दृष्टिकोण संकीर्ण है। तीसरा है, कठोर सिद्धांत। अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा अपनी प्रकृति से ही एक कठोर सिद्धांत है। उसने इस प्रकार की कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं की है कि यदि कोई अनागरिक उचित एवं अनावश्यक योग्यताएं अर्जित कर ले तो उसे नागरिक बना दिया जाएगा। राज्य के ऐसे श्रमिक जो बाद में पर्याप्त शिक्षा एवं संपत्ति प्राप्त कर लें वे भी नागरिक बनने का दावा नहीं कर सकते हैं। चौथा है, मात्र एक प्रकार के राज्य से संबंधित।
अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी विचार दिए हैं वो तत्कालीन प्राचीन यूनान में प्रचलित लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए दिए हैं। राजतंत्र, कुलीन तंत्र के संदर्भ में उसकी परिभाषा महत्वहीन है। इस प्रकार अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं वो केवल एक प्रकार की शासन प्रणाली या एक प्रकार के राज्य से संबंधित हैं। सैद्धांतिक अंतर्विरोध। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित की वृद्धि करना है, तभी व्यक्ति राज्य का नागरिक बनता है, क्योंकि राज्य के नागरिक बनने में उसे सुरक्षा मिलती है और राज्य सभी के हित के कल्याण के लिए कार्य करता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य की जनसंख्या के सभी वर्गों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। अगला है धन व सत्ता का संयोग। अरस्तु के अनुसार नागरिक बनने के लिए पर्याप्त धन होना आवश्यक है, किंतु जब धनिक लोग नागरिक के रूप में राजसत्ता का उपयोग करेंगे तो धन व सत्ता का गठबंधन प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसे नागरिक सार्वजनिक हित की वृद्धि के नाम पर अपने वर्गीय हित की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। अगली आलोचना है राज्य की एकता को भय। अरस्तु अपने नागरिकता के सिद्धांतों द्वारा राज्य को दो स्पष्ट विरोधी गुटों में बांट देता है, नागरिक तथा अनागरिक। इसमें से प्रथम पर्याप्त धनवान तथा अधिकार संपन्न वर्ग है और द्वितीय निर्धन, असंतुष्ट व उपेक्षित वर्ग है। इन दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं और उनके बीच ईर्ष्या व द्वेष होना स्वाभाविक है। वस्तुतः यह स्थिति राज्य की एकता व स्थिरता के लिए संकट उत्पन्न करने वाली है। इस प्रकार हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन किया, उनकी आलोचनाओं का अध्ययन किया। निष्कर्ष रूप में हम अरस्तु के विचारों का अध्ययन करने के उपरांत निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के संदर्भ में व्यावहारिक व यथार्थवादी पक्ष को प्रस्तुत करती है और इस दृष्टि से उसकी प्रशंसा की जा सकती है। इसका ऐतिहासिक महत्व इसी तथ्य से प्रकट होता है कि मध्य युग तक विभिन्न विद्वानों ने उसके उक्त विचारों का अनुकरण किया, किंतु जहाँ तक आधुनिक युग का संबंध है, अरस्तु की अवधारणा में अनेक कमियां हैं और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार थे और जैसा हमको विदित हुआ कि अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार तत्कालीन यूनानी शासन प्रणाली के लिए प्रस्तुत किए थे। आगे के विचारों का अध्ययन हम अगले अंकों में करेंगे। धन्यवाद।